आज हम लोग कोलाइड में जो हम लोगों ने पिछला क्लास लिया था जिसमें कि हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था। कोलाइड का क्लासिफिकेशन हम लोग 3 बेसिस पर किए थे। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम एंड टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इसके आधार पर हम लोग 3 पार्ट मतलब इसमें क्लासिफाई किए थे। फिर इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 3 मेथड देखा था कि केमिकल मेथड और इलेक्ट्रिक आर्क मेथड और तुमको पेप्टाइजेशन, इन सबों से तुमको कोलाइड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए था डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्टर पेपर कर क्या करते थे हम लोग, जो कि इसके पहले का टॉपिक था तुम्हारा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर को बनाने के लिए क्या करते हैं, जिसमें कोलाइड, सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसमें कोलाइड के पार्टिकल पास कर जाते हैं, तो उसको जो है उसके जो छेद हैं, उसके जो होल हैं, उसको छोटा करने के लिए हम लोग उसमें कोलाइडल मिक्सचर डालते हैं, जो कि 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है, जिसको कि हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन इन एल्कोहल और ईथर, जिसको हम लोग क्या करते हैं एल्डिहाइड के प्रेजेंस में उसको हार्डन करके उसको बना देते हैं, उसके छेद पे रख देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन से बंद करते हैं, जिसका हार्ड होने को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो उसमें डालते हैं तो कोलाइड पार्टिकल उसमें छना जाता है, उसका पेप्टाइजेशन के द्वारा उसको फ्रेश कोलाइड बना करके प्योर कोलाइड हमको मिल जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोलाइड के जो टॉपिक्स हैं कि प्रॉपर्टीज़ कोलाइड के कौन कौन से हैं, कोलाइड हमारे आसपास कौन कौन से कोलाइड प्रेजेंट हैं, और कोलाइड के अलावा हम लोग इमल्सन भी देखेंगे, और इस इंडस्ट्रियली क्या क्या इसके यूज हैं कोलाइड के, ये सब टॉपिक पर हम लोग आज फोकस करेंगे। तो हम लोग का जो पहला प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नाम पहले से सुना हुआ भी है तुम्हारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमको जो कि सॉल्यूशन का तुमने पढ़ा भी होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो कि ये जो प्रॉपर्टी होता है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जाहिर है कि इस सॉल्यूशन में तुमको फॉर सेम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हैज, सॉल्यूशन का पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा होगा ट्रू सॉल्यूशन का, किससे, कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलाइड हो गया। तो कोलाइड में साइड ऑफ पार्टिकल, इसमें स्मॉलर पार्टिकल होता है, ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉलर साइज, इसमें सब पार्टिकल का साइज बिगर होता है, और इसमें बिगर जब होगा, बिगर साइज का होगा, तो बिगर साइज का होगा तो इसका मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन के इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस। जब इसमें ज़्यादा बड़ा साइज का होगा तो छोटे कम पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, लेस होंगे। तो जाहिर है कि ये, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल है, जब हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, तो इसमें क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोर होगा, मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा शो करेगा, मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ये लेस करेगा, ये लेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हुआ, तुमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमको नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है, और सेम कंसंट्रेशन अगर ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड में होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का याद होगा चार्ट था हम लोग का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन था तुम्हारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर। तुम लोग ये सब जो लेक्चर नहीं देखा होगा तो तुम लोग जो है राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें सारे लेक्चर्स हैं, तुमको उसमें देख सकते हो। जहाँ भी दिक्कत हो न्यूमेरिकल बनाने में, या तुमको कोई भी टॉपिक को समझने में, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं बना, तुम पर्सनल कांटेक्ट हमसे चाहते हो कि पर्सनल, तुमको तो राइट ट्यूटोरियल ऐप पर हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी है, तो मुझसे तुम कभी भी हमसे जो है पर्सनल गाइड के लिए भी टाइम ले सकते हो। और तुमको उसमें लाइव क्लासेस, इंजीनियरिंग मेडिकल का जो प्रिपरेशन जेईई मेंस या जेईई एडवांस या तुमको नीट, इन सब करना चाहते हो तो उस पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो उस ऐप को कंप्लीट यूज कर सकते हो तुमको, जिससे कि तुमको अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, प्रिपरेशन को, जो मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर, या बोर्ड के प्रिपरेशन में के लिए भी उस पर नोट्स भी उपलब्ध हैं, और तुमको सारे लेक्चर्स अपलोड हैं ही। तो ये तुम इन सबों के लिए तुम, और जाहिर है कि तुम एनसीईआरटी का सारा लेक्चर हो,
या तुमको कोई भी तुमको टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो, इन सबों के लिए पर्सनल गाइड हो, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, इन सबों के लिए तुम राइट टूल ऐप का हेल्प ले सकते हो। तो ये तुम्हारा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारा ये। तो दूसरा है प्रॉपर्टी, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद दूसरा प्रॉपर्टी इसका कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या समझ में आया कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा कॉलिगेटिव, सेम कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ये और जो कोलाइड होगा जिसमें साइज के पार्टिकल बड़े हैं तो वो कम शो करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला तुम्हारा हो गया। दूसरा था तुमको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो सेकेंड नंबर में लिख सकते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक ये क्या होता है, इसको देखते हैं। जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं, कोलाइड पार्टिकल सोज स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग करता है। कोलाइड पार्टिकल, कोलाइड सोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये एक कंसेप्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट ट्रू सॉल्यूशन डजंट, बट ट्रू सॉल्यूशन डजंट, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन डजंट, ये ट्रू सॉल्यूशन इसको नहीं करता है। ये स्कैटरिंग लाइट, ये तुमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग का मतलब हो गया कि तुमको स्कैटर करना लाइट जो है तुमको, इसका जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग कहें, जैसे कि एक तुमको हम लोग ले लें, यहाँ पर है एक मिल्क, जैसे तुम्हारा मिल्क के बारे में जानते हो कि मिल्क तुम्हारा कोलाइड है, मिल्क यहाँ पे ले लो, और इसमें अगर तुमको, और एक ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलाइड है तुमको, कोई भी मिल्क जैसे मिल्क दैट इज कोलाइड, मिल्क जैसे हो सकता है ये इसका एग्जांपल, और ये ट्रू सॉल्यूशन ले लें, ये एक ट्रू सॉल्यूशन ले लें, ये ट्रू सॉल्यूशन ले लें, ये ट्रू सॉल्यूशन ले लें। और इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें अगर तुमको यहाँ पर जैसे कि मिल्क, इधर क्या होगा, अगर इधर से लाइट पास करें, इधर लाइट जा रहा है, ये लाइट है, ये तुम्हारा लाइट पास कर रहा है, तो इधर से देखने पर जो कि ट्रांसमिटेड लाइट में ये ब्राइट दिखेगा, ये ब्राइट दिखेगा। बट इधर से अगर कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखेगा तो इधर डार्क दिखेगा, इधर कुछ भी लाइट नहीं दिखाई पड़ेगा। ये ट्रू सॉल्यूशन में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से व्यू क्या करने की कोशिश किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये इसमें बिल्कुल डार्क दिखेगा। लेकिन कोलाइड पार्टिकल में क्या होगा, जब इधर से तुमको लाइट जाएंगे तो यहाँ भी इधर से भी लाइट पास करेगा, ये तुमको इधर से लाइट पास करेगा मिल्क में, और तुमको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी क्या होगा, यहाँ से भी ब्राइट दिखेगा, यहाँ पर भी लाइट दिखेगा, ये डार्क नहीं दिखेगा। और जहाँ तक कि मिल्क का बात है, अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये रेड तुमको दिखेगा, ये रेड है, ये रेडिश दिखेगा, और इधर ब्लू कलर आएगा, तुमको ब्लू कलर अपीयरेंस आएगा, और तुमको ये ट्रांसल्यूसेंट लगभग नजर आएगा, दोनों तरफ से इसमें दिखाई पड़ेगा। और जैसे कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये बिल्कुल स्टार मतलब कि ब्राइट की तरह दिखता है तुमको। तो ये जो तुम्हारा कहता है, इसको सबसे पहले इस चीज को देखने का जो श्रेय जाता है फैराडे ने किया था, जिससे एक्सपेरिमेंट को टिंडल ने फिर आगे बढ़ाया। तो ये तुम्हारा हुआ कि ये तुम्हारा दूसरा जो प्रॉपर्टी था, तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी में जैसे टिंडल इफेक्ट में, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है तुमको, टिंडल इफेक्ट जो शो होता है, टिंडल इफेक्ट जो होगा तुमको क्या चीज के कारण होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का तुमको हो गया, कि लाइट जो है तुमको स्कैटर करते हैं, और लाइट जब स्कैटर करेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण कोलाइड पार्टिकल तुमको जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोलाइड को भी देखेंगे तो वह क्या दिखता है, वह तुमको एक कलर शो करेगा, लेकिन और तुमको जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जबकि तुमको जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे तुमको वह डार्क दिखाई पड़ेगा। जैसे फिर जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रांसमिटेड लाइट के डायरेक्शन में वह तुमको क्या दिखेगा, कलर दिखाएगा। और मिल्क वगैरह में तुम देखोगे तो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन से में ब्लू दिखेगा और ट्रांसमिटेड में, तो इसका कारण है कि जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ब्लू कलर का ज्यादा होता है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इज स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इज मोर देन रेड कलर, मोर देन रेड कलर, तो रेड कलर से ज्यादा होता है, रेड कलर का कम होता है। तो ये तुम्हारा हुआ। अब स्कैटरिंग जो है तुमको ये टिंडल इफेक्ट कहलाएगा, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। तो टिंडल इफेक्ट में जहां तक कि तुम्हारा रहा, ये के लिए तुमको टू कंडीशन को फुलफिल करना होगा। टिंडल इफेक्ट हर हमेशा नहीं होगा, ये तुमको टू कंडीशन टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट, ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशन होंगे, जैसे पहला है तुमको
dispersed phase has should not vary less than, should not much less than, not much less than wavelength of light. वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ लाइट से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा इसको नहीं होना चाहिए, मच शॉर्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम शुड बी ग्रेटर। तो ये क्या होगा तुम्हारा कि दोनों के बीच में ये टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ये तुमको जो वेवलेंथ ऑफ जो कि लाइट होना चाहिए उससे वह तुमको वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जो पार्टिकल डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है वह बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के बीच का जो डिफरेंस है वह ज़्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तभी आप ये इस तरह का जो टिंडल कोन कहते हैं, जैसे तुमको जब इसमें लाइट निकलता है तो वो एक अलग एंगल से निकलता है जिसको हम लोग टिंडल कोन कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा तो एक बात यही हुई कि लाइट जो है तुमको ये क्या करता है, तुमको जो कोलाइड के पार्टिकल हैं, कोलाइड क्या करते हैं, लाइट को डिस्पर्स करते हैं और लाइट को स्कैटर करते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल स्कैटर लाइट को नहीं करते हैं। और इस कारण से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो डार्क दिखाई पड़ेगा ट्रू सॉल्यूशन में, जबकि कोलाइड में तुमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखने पर भी क्या होंगे, वो ब्राइट दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा, ये हम लोग कर सकते हैं ये कोलाइड में। तो दूसरा तुम्हारा हो गया, पहला था तुमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में बताया गया, दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा टिंडल इफेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जो ऑब्जर्व करने का पहला श्रेय जाता है फैराडे को, फिर उस काम को आगे टिंडल ने बढ़ाया, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये तुमको ये हो गया। तीसरा तुमको कह सकते हो इसमें है कलर, थर्ड नंबर पॉइंट कह सकते हो जो कि तुमको कलर। तो कलर तुमको जो कह गया स्कैटरिंग लाइट के आधार पर ये थर्ड नंबर तुम्हारा होगा कलर। तो कलर तुमको क्या होगा, कलर तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो तुम्हारा कलर तुमको जो है कोलाइड का, कलर ऑफ कोलाइड इज ड्यू टू वेवलेंथ, ड्यू टू स्कैटर्ड लाइट, इसके कारण होता है, स्कैटर्ड लाइट के कारण होता है, स्कैटर्ड लाइट के कारण होता है। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, it depends upon size of particle. For example, finest gold soul is red, then it become purple, blue and finally golden मतलब कि गोल्डन कलर का हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं ये इस पार्टिकल का साइज क्या होगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। तो ये तुमको इस पर जो है कलर, इस पर जिस आधार पर वो क्या करता है, जिस ढंग से वो तुमको लाइट को स्कैटर करेगा जिस वेवलेंथ का, उसके मुताबिक उसका कलर वह शो करता है। और तुमको जैसे कि गोल्ड सोल का जैसे कि तुम्हारा कहा गया कि यह तुमको जो है साइज पहले क्या होता है इसका, रेड कलर का होता है अगर बड़ा साइज का पार्टिकल होगा,
सॉरी, छोटा साइज का अगर फाइनेस्ट होगा सबसे, उसके बाद अगर जैसे जैसे उसका साइज गोल्ड सोल का बढ़ता जाएगा पार्टिकल का, उसका कलर धीरे धीरे पर्पल होगा, फिर ब्लू होगा, फिर गोल्डन कलर जो हम लोग को देखते हैं। तो ये तुम्हारा कलर हो गया। चौथा कह सकते हैं इसमें ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, तो ब्राउनियन मोशन तुमको जो से गैस वगैरह भी मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मोशन करते हैं जब, तो ब्राउनियन मोशन क्या है? जो कोलाइड पार्टिकल मूव्स रैंडमली, कोलाइड पार्टिकल जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, मूव्स रैंडमली, मूव्स रैंडमली, इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इट इज कॉल्ड, ये जो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्राउनियन मोशन कहेंगे। इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। मतलब कि कोलाइड के पार्टिकल इधर उधर तुम देखते हो कि ये ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व करना चाहोगे। अगर जहाँ से तुम्हारे मतलब कहीं पर से तुमको अगर धुआं हो रहा है, जहाँ पर से उस धुआं को अगर तुम देखोगे, या तुमको कहीं पर वेंटिलेटर वगैरह से लाइट तुमको पास करेगा, अगर कहीं से देखोगे लाइट तुम्हारे घर में कहीं पे वेंटिलेटर छेद से आएगा और उसमें से तुम आओगे देखोगे तो डस्ट पार्टिकल को देखोगे तुम इधर उधर बिल्कुल मूव करते हुए नजर आएगा। दैट इज रैंडम मोशन ऑफ, वही ब्राउनियन मोशन है। तुमको डस्ट पार्टिकल कभी अगर देखा होगा जो कि तुमको गौर करोगे, जहाँ से कि तुमको वेंटिलेटर वगैरह से लाइट एकदम बिल्कुल शाम के या सुबह में तुम्हारे घर में आता हो, तो वहाँ पर जब टनल लाइट आएगा तो वहाँ जो लाइट गुजरेगा तो कुछ जगह पर उसमें टनल लाइट में देखोगे तो तुमको बिल्कुल लाइट से तुमको, या तो जहाँ पर से धुआं निकल रहा है, जहाँ पर हो रहा है जो स्मोक है, वहाँ पर भी ये दिख सकता है। तो उस वहाँ पर देखोगे जो तुमको लाइट जब पड़ेगा तो वहाँ पर देखोगे पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल इधर उधर मूव करते हुए नजर आएंगे। और वह एक तरह से डस्ट पार्टिकल भी एक कोलाइड का ही एक एग्जांपल है, जो कि जो एटमॉस्फेयर में है, और वह तुमको एक जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ये ब्राउनियन मोशन कहलाता है। अगर ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा, ब्राउनियन मोशन इस पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है, ब्राउनियन मोशन ये तुमको डिपेंड करता है, विस्कोसिटी कम होना चाहिए, पार्टिकल साइज, ब्राउनियन मोशन मोर, ब्राउनियन मोशन इज more if particle size is smaller, particle size is smaller and viscosity is less, and viscosity is less। अगर विस्कोसिटी कम है तो ये क्या होगा? तुमको ये होगा ब्राउनियन मोशन। विस्कोसिटी कम होना चाहिए और ब्राउनियन, और तुमको इसका लेस होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, तुम्हें ये ऑब्जर्व होगा। दूसरा था तुमको ब्राउनियन मोशन के बाद है तुमको है, अगला है तुमको ब्राउनियन मोशन, ये तुमको जो ऑब्जर्व, ये तुमको स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड के लिए आवश्यक होता है। इट इज़ ये कोलाइड के में ब्राउनियन मोशन जारी रहता है, इधर से उधर जाते रहता है, जो कि स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब है तुमको जो कि जो कोलाइड पार्टिकल हैं उसमें तुमको चार्ज होता है, कोलाइड पार्टिकल पे चार्ज होता है तुमको। कोलाइड पार्टिकल जो है तुमको ये तुमको चार्ज होते हैं इस पे। कोलाइड पार्टिकल जो भी होते हैं अगर तुमको एक दूसरे से अपना स्टेबिलिटी बनाए रखता है, बिकॉज इसमें चार्ज होते हैं। और कोलाइड पार्टिकल का तुमको तो चार्ज के आधार पर कोलाइड पार्टिकल का कोलाइड को दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव सोल। तो कोई भी जो अगर चार्ज उस पर समाप्त हो जाएगा तो वह तुमको कोलाइड अनस्टेबल हो जाएगा और सेटल डाउन कर जाता है वो। तो हर कोलाइड जो तुमको है, कोलाइड पर क्या होगा? चार्ज होता है तुमको। ये नंबर 5 हमारा है, 5th नंबर प्रॉपर्टी हो गया तुमको चार्ज। ये 5th नंबर प्रॉपर्टी हो गया तुमको चार्ज इसका। कोलाइड हैज charges according to the charge on collide, it is called पॉजिटिव और निगेटिव सोल, पॉजिटिव और निगेटिव सोल इसको कह सकते हैं। तो जैसे पॉजिटिव सोल के तुमको कुछ एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव सोल के कुछ एग्जांपल्स हैं तुमको, जैसे Fe2O3,
डॉट XH2O, Al2O3 डॉट XH2O, Al2O3 डॉट XH2O, तुमको Fe2O3, Al2O3 और Cr2O3 डॉट XH2O। हीमोग्लोबिन तुम कर सकते हो, मिथिलीन ब्लू है तुमको, मिथिलीन ब्लू, ये तुमको एल्कलाइन डाई है, ये एल्कलाइन डाई कहलाता है, ये एल्कलाइन डाई में मिथिलीन ब्लू है तुमको। इसमें तुमको हेमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, ये सब तुम्हारा TiO2, ये तुम्हारा ई बुक में तुम्हारा दिया हुआ इतना लिस्ट है जो कि पॉजिटिव सोल का। अब निगेटिव सोल में आते हैं, जो निगेटिव सोल होगा, पॉजिटिव और निगेटिव सोल, इसका काम, इसको तो निगेटिव सोल में आ जाएं तो इसमें तुमको आता है, निगेटिव सोल में तुमको आ गया कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब जो पार्टिकल के सोल होते हैं। सल्फाइड में आते हैं आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, CDS, ये सब हो गया तुम्हें। एसिडिक डाई में इयोसिन एंड कार्बोरेट, एसिडिक डाई, इयोसिन एंड कार्बोरेट, तुमको इसके बाद है तुमको इयोसिन एंड कार्बोरेट, इसके बाद तुमको आते हैं स्टार्च, गम, जिलेटिन, ग्रेफाइट, रबर, ETC, ये तुमको इसमें आते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव सोल चार्ज के मुताबिक। अब जहाँ तक कि चार्ज जो होता है, चार्ज कहाँ से आता है तुमको सोल पर, जो कोलाइड पार्टिकल, तो उसमें चार्ज कहाँ से आता है? ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, जो कि ज़्यादा बेस माना हुआ है, ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम आयंस, इस आयंस के एडजॉर्प्शन से आता है, डिस्पर्सन फेज के। और जाहिर है कि प्रिफरेंशली तुमको जो है, जो कॉमन आयन है उसको प्रिफरेंशली किसको करता है? कॉमन आयन को कहते हैं। ये ड्यू टू प्रिफरेंशियल तुमको जो है एडजॉर्प्शन ऑफ क्या होता है तुमको ये होता है, तो ये कॉमन आयन को प्रिफरेंशली कॉमन आयन जनरली। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, इसमें अगर मान लेते हैं AgNO3 को हम लोग पुट कर रहे हैं Ki में, जैसे कि यहाँ पर है Ki सॉल्यूशन है, ये Ki है, यहाँ पर ये Ki है, Ki पोटेशियम आयोडाइड, और इसमें AgNO3 डाला जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? AgI का एक कोलाइड बनेगा, AgI बनेंगे, तुमको पार्टिकल बनेंगे, इसमें ये दोनों के रिएक्शन से AgNO3 प्लस Ki से AgI बनेगा, जो कि कोलाइड में तुमको प्रिसिपिटेट के रूप में भी बैठ जाता है जब एक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। AgI होगा तुमको, अगर ये क्या करेगा, AgI यहाँ पर K प्लस और I माइनस, दो है डिस्पर्सन मीडियम में, दो आयंस है K प्लस एंड I माइनस, तो यहाँ पर क्या होंगे, तो ये जो तुमको है I माइनस, जो कि यहाँ पर कॉमन आयन AgI और Ki में कॉमन आयन कौन है? I माइनस। तो ये क्या करेगा, ये तुमको प्रिफरेंशली एडजॉर्प्शन जो है, तुमको I माइनस को एडजॉर्ब करके ये निगेटिव सोल बनाएगा। ये कैसा सोल बनेगा? ये निगेटिव सोल बनेगा। लेकिन यही तुमको निगेटिव सोल बनेगा, और निगेटिव सोल बन जाएगा तो तुमको अब ये दूसरा है, तुमको देखो, अब अगर इसी सॉल्यूशन, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग उल्टा कर देते, अगर यहाँ पर पहले से AgNO3 रहता, AgNO3, और यहाँ से Ki डालते, अब देखो दूसरा करते, इसी एक्सपेरिमेंट को पलट दिए, तो ये जो अब डिस्पर्सन मीडियम में AgNO3 है, तो ये तो AgI तो बनेगा ही, और इसमें लेकिन ये एडजॉर्ब जो क्या है, कॉमन आयन कौन है इसमें? Ag प्लस है, ये कॉमन आयन क्या बनाएगा? ये Ag प्लस को एडजॉर्ब करेगा, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? ये पॉजिटिव सोल बन गया, ये पॉजिटिव सोल बना, और इस स्थिति में क्या बन गया? ये निगेटिव सोल बन गया, ये तुम्हारा निगेटिव सोल बना।
तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये निगेटिव सोल बन गया ये तुम्हारा। तो ये जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन जो तुम्हारा है, इसके कारण से ये ज्यादा तुमको ये इसको इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो चार्ज आने का ये रीजन है तुमको, जैसे कि अगर FeCl3 को हम लोग डाल दें वाटर में या कोई भी KOH मतलब सम बेसिक सॉल्यूशन में, तो FeCl3 और इन FeCl3 इन वाटर, तो ये तुमको FeOH होल 3 का बनेगा। तो इसमें वाटर का क्या रहेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, तो वो OH माइनस को अपना ऑक्साइड करके बनाएगा, तो ये तुमको निगेटिव सोल बनाएगा। ये तुमको एडजॉर्ब, जैसे कि Fe तो यहाँ रहेगा नहीं, तो ये तुमको FeOH होल 3 का क्या बनाएगा, और ये निगेटिव सोल बन जाएगा एडजॉर्प्शन करके। लेकिन H2O इन FeCl3 अगर डालेंगे, ये चीज उल्टा कर दें, तो ये तुमको FeOH होल 3 ऑब्लिक क्या बन जाएगा, Fe3+। तो ये कैसा बन जाएगा, ये पॉजिटिव सोल बन जाएगा। ये तुम्हारा ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, ये निगेटिव सोल बन गया, मतलब कि उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब तुमको जहां तक कि ये जो तुम्हारा है, जो ये पॉजिटिव और निगेटिव सोल, इसमें तुमको हम लोग इसको अब दूसरी, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा कि चार्ज के कारण दो तरह से क्लासिफाई होता है, और ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन के कारण इस पर चार्ज आता है। अब इसके स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे इसी चार्ज के, तो इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अभी, चार्ज का टॉपिक। तो इसमें जो है तुमको इसमें अब इसका जो स्टेबिलिटी क्या, क्यों, किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसमें जो तुमको होगा, ये हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर का तुमको ये बनाएगा। ये चार्ज में तुमको देखोगे, एक हम लोग देखेंगे, ये जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव सोल या पॉजिटिव सोल है, मानते हैं वहां पर तो आयंस और भी हैं। जैसे मान लेते हैं AgI में I- को एडजॉर्ब कर लिया, तो K+ है, तो K+ फिर उसमें एडजॉर्ब जमा होते जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो भारी होकर क्या हो सकता है, वो नीचे बहुत ज्यादा जब वजन हो जाएगा तो बहुत बड़े पार्टिकल हो जाएंगे, तो कोलाइड वो नहीं रह पाएंगे। तो वो किस प्रकार से स्टेबिलिटी गेन करता है, इसके लिए हम लोग एक चीज देखते हैं, चार्ज के कारण देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर जैसे कहते हैं उसको। तो AgI जैसे है तुमको, AgI तुम्हारा जो बना और KI में, तो ये I- को एडजॉर्ब किया, ये फर्स्ट लेयर हुआ। अब जो है ये तुमको एक डिफ्यूज्ड लेयर के रूप में इसके ऊपर में K+ एडजॉर्ब हो जाता है। ये तुमको डिफ्यूज्ड और मोबाइल लेयर होता है, डिफ्यूज्ड और मोबाइल लेयर। और ये है तुम्हारा कौन सा लेयर हो गया, ये तुमको फर्म लेयर होता है, फर्म फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर। ये फर्म तुमको पहला लेयर इसमें ये जमा होगा, ये डिफ्यूज्ड लेयर होता है। AgI ऑब्लिक I- और यहाँ पर क्या होगा K+, ये तुमको इस तरह से ये बन जाएगा। तो इससे क्या होता है फायदा, ये देखो, इट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। यहाँ दो लेयर बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। दो लेयर हुआ तो इसका नाम हो गया हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। ये बन प्रिपेयर हो गया। और यही तुमको, जबकि देखो इसमें तुमको अगर यही उल्टा होता, AgI में तुमको I- के बजाय, AgI में I- के बजाय अगर Ag+ रहता, तो ये किसको सेकेंड लेयर में ये अट्रैक्ट करेगा, KI से तुमको Ag मतलब Ag+ लिया, तो Ag+ से ये NO3- को अट्रैक्ट कर लेगा। ये AgNO3 में डाला तो ये नाइट्रेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा ये। और तुमको ये जो कि बना, तुमको याद होगा कि Ag इसमें क्या होता था, KI रहता था इसमें सॉल्वेंट, तो इसमें KI सॉल्वेंट था, KI के रूप में था, डिस्पर्सन मीडियम में KI था, तो उसका तुमको K+ लिया। इसमें था AgNO3 था, तो उसका NO3-, ये प्लस है तो माइनस को लेगा। तो यहाँ भी हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बन गया, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। तो ये तुम्हारा चाहे निगेटिव सोल हो या पॉजिटिव सोल हो, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा, ये बनाएगा। अब इससे क्या होता है, इसमें तुमको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहां से यहां तक देखो, जैसे प्लस है यहां पर और ये माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट होता है। तो एक तुमको क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव तक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं यहां से यहां तक ये जो, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उल्टा डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो ये इधर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुमको F = QE, जैसा कि फिजिक्स में पढ़े होंगे जब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो तुमको ये जो चार्ज है ये निगेटिव आयन पर किधर की तरफ, देखो ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा NO3- है,
ये तुम्हारा, अब इस पे क्या होगा, नाइट्रेट पे इसमें कोई भी पॉजिटिव आयन आके अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा अब Ag+ का, कारण कि इस पर जो पॉजिटिव आयन जो आगे आने वाला है उस पर जो फोर्स है, पॉजिटिव आयन जो इस पर कोई चिपकता, इस ढंग से लेयर चिपकते जाता तो ये क्या होते जाता तुमको, ये हैवी होते जाएगा। तो इसको ये प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करता है, ये जो तुमको आगे आने वाला जो प्लस चार्ज है उस पर किधर फोर्स लगा दिया, इस पर इधर रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ पॉजिटिव पर चार्ज, पॉजिटिव पर फोर्स ऑन पॉजिटिव, फोर्स ऑन Ag+ का डायरेक्शन किधर होगा, जो आगे आने वाला फोर्स होगा वो इधर की ओर होगा, तो वो इस पर क्या नहीं हो पाएगा, ये जो तुम्हारा है इस पर चिपक नहीं पाएगा, इस पर चिपक नहीं पाएगा बिकॉज उस पर फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। अब यहां पर अगर देखें इस जगह पर हम लोग क्या है, Agi में क्या है तुमको, Agi में I- है और ये तुमको है K+ है, तो ये K+ है, तो अब तुमको K+ पर फिर I- अगर आना चाहेगा तो उस पर जो इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर हो गया, तो निगेटिव चार्ज और फोर्स किधर लगेगा, निगेटिव चार्ज पर तुमको जो फोर्स होगा वो इधर की ओर लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बट ये चार्ज इस बार पॉजिटिव था वो, तो उसमें पॉजिटिव पे बाहर की ओर हुआ, इसमें निगेटिव है तो भी ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज और फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में, फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पे फोर्स बाहर हुआ, तो कोई अब जो है निगेटिव चार्ज वाला जो तुमको जो है I- वो इस पे जमा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर प्रोटेक्ट दी क्या कर सकते हैं तुमको, प्रोटेक्ट द कोलाइड, और इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डबल लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल, इसको हम लोग कहते हैं जेटा पोटेंशियल। इट इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, कोलाइड के स्टेबिलिटी के लिए ये आवश्यक होता है, नहीं तो क्या होगा तुमको इसमें सेटल डाउन हो जाएंगे तो क्या होगा तुमको फिर से ये कोलाइड अपना स्टेबिलिटी खो देगा। तो ये तुमको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये अपना स्टेबिलिटी बनाए रखता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आवश्यक है, चार्ज कहाँ से आता है, जो कॉमन आयन होते हैं, जो कि फिर से मैं इस बात को रिमाइंड करूं कि जो कॉमन आयन होंगे, जैसे कि तुमने डाला Ag, इसमें Ki में डाला AgNO3, तो Agi का प्रेसिपिटेट बनेगा और इसमें से Agi और Ki में क्या कॉमन है, I- तो ये निगेटिव सोल बनाएगा, ये निगेटिव सोल बनेगा तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा तुमको, एक तुमको K+ जो है तुमको सेकेंड लेयर के रूप में आएगा, और ये हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर पर जो कि इसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो अब कोई I- इस पर अटैच नहीं, चूंकि इस पर फोर्स बाहर की ओर लगेगा, तो ये जेटा पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब अगर इसी का उल्टा होता, यहाँ पर इसी का उल्टा का मतलब होता कि अगर AgNO3 इसमें रहता, ये AgNO3 रहता, इसमें AgNO3 इसमें डालते हम लोग Ki, तो इसमें जो एडजॉर्प्शन होगा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से क्या होगा तुमको Ag+ जमा होगा, और सेकेंड लेयर के रूप में, डिफ्यूज लेयर के रूप में तब किसमें कौन आएगा, तो नाइट्रेट आयन आएगा, तो ये तुमको इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज पर ये बाहर को लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर में क्रिएट हुआ, इट इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। इस प्रकार से ये इसको स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। तो ये तुम्हारा हो गया चार्ज ऑन कोलाइड। चार्ज के बाद अब तुमको है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस है चार्ज को, जब इलेक्ट्रिक अगर चार्ज होता है कोलाइड पार्टिकल पे और उसमें अगर इलेक्ट्रोड हम लोग डाल दें, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें अगर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हम लोग क्या कर दें, कोलाइड में डाल दें, तो क्या होगा, जाहिर है कि जब उसमें चार्ज है कोलाइड में तो वह जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर, जो कि तुम्हारा अगर निगेटिव सोल है तो वो कैथोड की ओर निगेटिव सोल है तो कैथोड की ओर जाएगा, और तुमको जो पॉजिटिव सोल है तो वो एनोड की ओर जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो मूवमेंट है दैट इज, ये मूवमेंट हम लोग कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। 6 इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल
in presence of electrode is called electrophoresis, जाहिर है कि ये तुमको किधर की ओर मुड़ेगा, ये तुमको जाएगा, तुमको जैसे पॉजिटिव चार्ज है तुमको निगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सोल कहां पर जाएगा, पॉजिटिव सोल टुवार्ड्स कैथोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड है निगेटिव इलेक्ट्रोड, और निगेटिव सोल कहां जाएगा, ये टुवार्ड्स एनोड, ये एनोड की ओर जाएगा, ये तुमको कैथोड की ओर जाएगा और ये एनोड की ओर मूवमेंट होगा। और ये तुमको कहते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब तुमको इफ मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज इज स्टॉप्ड, अगर रोका जाए, देन मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल स्टार्ट्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसका नाम ध्यान से रखो, इसका नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखा होगा, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, जो कि तुमको सॉल्यूशन फेज के जो पार्टिकल इधर उधर मूव करते ऑस्मोसिस कहलाते थे। तो यहाँ पर ये तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज कहा था, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहेंगे। तो ये घटना कहलाएगी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगला है तुमको जो कि 7वां नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कोगुलेशन। जब चार्ज होते हैं कोलाइड पार्टिकल पर, तो चार्ज के कारण ही वो तुमको एक दूसरे पर रिपेल किया करते रहते हैं और इस प्रकार से वो अपना स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। और चार्ज को अगर हम लोग क्या कर दें, उसमें चार्ज को अगर हम लोग हटा दें, चार्ज को हम लोग क्या कर दें, उस जो कोलाइड सॉल्यूशन है उसके चार्ज को अगर हम लोग न्यूट्रलाइज कर दें, चार्ज को हटा दें किसी तरह से, तो वह क्या हो जाएंगे, वह तुमको जो रिपेल एक दूसरे से किए हुआ रहता है कोलाइड पार्टिकल, जिसके कारण जो हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर वगैरह बना हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, तुमको हट जाएगा उसका प्रोटेक्शन लेयर, और वह तुमको कोगुलेट हो जाएगा, उसको प्रिसिपिटेट बनना, या इस जिससे कि धीरे धीरे वह प्रिसिपिटेट या कोगुलेशन इसको कहते हैं, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। तो जब इसमें क्या किया जाए हम लोग को, जब हम लोग इसमें क्या मिला दें, जब हम लोग चार्ज ऑफ, अगर तुमको स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ लियोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू चार्ज, इसका तो चार्ज ओनली है। तो अगर हम लोग इसको जो चार्ज को, इफ चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड, if charge is neutralized, it is settled down, and the process is called coagulation or precipitation, precipitation। तो ये जैसे ब्लड वगैरह जो तुम्हारा कोगुलेट करता है, तभी तुमका क्या कहते हैं, तुम्हारा ब्लड का जो बहना है, तुमको कहीं कट जाए तो ब्लड को जब तक कोगुलेट नहीं करे, देखते हो कोगुलेट वहाँ पे जम जाता है, और जिसमें कि विटामिन के वगैरह हेल्प करता है, तो उसी के बाद ही वो क्या होता है, कोगुलेट होता है, जिसके बाद वो ब्लड का जमना बहना बाहर रुकता है। तो कोगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि तुमको मिट्टी वगैरह तुमको जो पानी में रहता है, तो उसको में भी क्या कहते हैं, जब तक पानी में कोलाइड के रूप में रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। तो कोगुलेशन का तुमको है, तो कोगुलेशन के तुमको 4 तरीके हैं दिए हुए तुमको लियोफोबिक सोल को। कोगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सोल, इसका 4 तरीका है। लियोफोबिक सोल का कोगुलेशन का 4 तरीका है। नंबर पहला,
ये तुमको है लियोफोबिक सोल का कोगुलेशन का 4 तरीका। पहला क्या है, फर्स्ट नंबर में कह सकते हैं ये तुमको है कि लियोफोबिक जो सोल है इसमें तुमको अगर हम लोग क्या कर दें, तुमको कुछ अपोजिट चार्जेज को, अगर अपोजिट सोल को मिक्स कर सकते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव सोल है उसमें कोई निगेटिव सोल मिला दे तो क्या हो सकता है, ये तुमको हो सकता है कि वो क्या दोनों का जो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो तुमको क्या हो जाएगा, तुमको कोगुलेट हो जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि तुमको उसको अगर गर्म कर देते हैं तो उससे क्या होगा, तो वह तुमको गर्म करने पर उसका जो है तुमको या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, अगर मूवमेंट इलेक्ट्रो जो चार्ज को अगर हम लोग जो इलेक्ट्रो, तो इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड with the help of electrode electrophoresis causes coagulation। तो जाहिर है कि पॉजिटिव एक जो है तुमको निगेटिव अभी जैसे बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट आयन की तरफ मूव करेंगे और वो कोगुलेट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, तुमको मिक्सिंग ऑफ अपोजिट सोल, मिक्सिंग ऑफ अपोजिट सोल्स, अपोजिट सोल पॉजिटिव और निगेटिव को मिक्स कर देंगे तो उसका चार्ज अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जिससे कि वो तुमको अपोजिट सोल के काफ़ी एग्जांपल्स मैंने बताए थे, पॉजिटिव और निगेटिव सोल, उसमें से किसी दो को मिक्स कर दीजिए तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बॉइलिंग और डायलिसिस भी अगर करें, परसिस्टेंस डायलिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं परसिस्टेंट डायलिसिस causes loss of charge due to collision। जो डिस्पर्स जो कोलाइड जो पार्टिकल है वो तुमको बार बार क्या करते हैं, कोलाइड का जो डिस्पर्सन मीडियम में पार्टिकल से कोलाइड करेंगे और वो अपने चार्ज को क्या करते हैं, खो देते हैं और उसका डबल लेयर का जो प्रोटेक्शन है वो टूट जाता है और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चौथा नंबर है तुमको जिसको कह सकते हैं हम लोग बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये तुमको जैसे कि जो अपोजिट आयंस होंगे वो जैसे पॉजिटिव सोल है तो निगेटिव आयन उसको, तो पॉजिटिव सोल को निगेटिव आयन वाला कर सकता है कि उसको कहते हैं कोगुलेट कराएगा और निगेटिव सोल को पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव सोल को निगेटिव आयन कोगुलेट करेगा। तो कोगुलेटिंग पावर जो होता है उसके चार्ज, जो कोगुलेशन पावर, जो कोगुलेटिंग पावर ऑफ जो आयंस होते हैं डिपेंड अपॉन चार्ज, इसको कहते हैं हार्डी-सुल्जे रूल। इसी से जुड़ा हुआ एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं हार्डी-सुल्जे रूल। द कोगुलेटिंग पावर ऑफ electrolyte depends upon charge present on it। तो इलेक्ट्रोलाइट जो चार्ज होगा, जैसे कि अगर तुमको पॉजिटिव सोल को करना है तो पॉजिटिव सोल को करना है या तुमको निगेटिव सोल को अगर करना है तो निगेटिव सोल में को पॉजिटिव आयन उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो Al3+ का ज़्यादा होगा कोगुलेटिंग वैल्यू Ba2+ से, और इससे ज़्यादा होगा तुमको Na+ का। चूंकि एक चार्ज है ये किसको, कोगुलेशन ऑफ निगेटिव सोल, ये निगेटिव सेल के कोगुलेशन के लिए ये होगा तुमको FeCN6 ये P फॉस्फेट आयन, ये तुमको हो गया सल्फेट आयन और ये हो गया नाइट्रेट आयन। ये कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल, ये कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल के में कोगुलेट करने में ये तुमको काम करेगा। तो हार्डी-सुल्जे रूल यही कहता है कि ये तुमको इसका तुमको कोगुलेटिंग वैल्यू जो होता है, तुमको कोगुलेटिंग वैल्यू जो कह सकते हैं किसी का, तुमको कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तुमको कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। तो कोगुलेटिंग वैल्यू जो तुम्हारा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका होता है द कॉन्सेंट्रेशन, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर, इन मिलीमोल पर लीटर, क्या चीज में, मिलीमोल पर लीटर, टू कोगुलेट इन 2 आवर, टू कोगुलेट द कोलाइड इन 2 आवर, इन 2 आवर इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। तो मिनिमम जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर में, जो किसी इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिससे कि कोई जो 2 घंटे में इन 2 आवर्स में उस वह क्या कर सके, किसी कोलाइड को कोगुलेट कर सके, तो वह जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर में जो रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स कोगुलेटिंग वैल्यू। तो कोगुलेटिंग वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी क्या होगा, पावरफुल, जिसका चार्ज ज्यादा है उसका कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगा। कम होगा मतलब कि कम मोल पर मिलीमोल पर लीटर में ही वो क्या कर देगा, आपको प्रिसिपिटेट में या तुमको कोगुलेट करा देगा। तो ये हुआ तुमको। और हाइड्रोफिलिक सोल जहां तक है उसका जो है तुमको हाइड्रोफिलिक या लियोफिलिक सोल, उसको उसमें 2 चीज जिम्मेदार होता है। उसमें तुमको एक चार्ज तो है ही, और उसको इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन तुमको जो तुम्हारा उन दोनों के बीच में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, वो भी उसको स्टेबिलिटी देता है, तो वह भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं हम लोग, जो लियोफिलिक सोल होता है, लियोफिलिक सोल जो तुमको होगा वो लियोफोबिक सोल को कोगुलेट होने से बचाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। प्रोटेक्टिव कोलाइड, द लियोफिलिक सोल, द लियोफिलिक सोल प्रोटेक्ट लियोफोबिक सोल, लियोफोबिक सोल फ्रॉम कोगुलेशन। कोगुलेशन होने का मतलब तो कोलाइड खत्म हो जाना होता है, फ्रॉम कोगुलेशन, सो लियोफिलिक सोल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। इसके ऊपर मगर इसको मिला दें तो ये तुमको इसको प्रोटेक्ट करेगा, कोगुलेशन से इसको बचाता है। तो इसका जितना जो प्रोटेक्टिंग का जो कैपेसिटी है, इसको हम लोग गोल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो तुमको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है गोल्ड नंबर के बारे में चर्चा, तो उसकी चर्चा अभी छोड़ दे रहे हैं। तो गोल्ड नंबर इसके द्वारा डिफाइन था, कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड का कितना उसके पावर होती है, जिसको हम लोग इसका गोल्ड नंबर से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब एक टॉपिक है जिसकी प्रोटेक्टिव कोलाइड का, एक तुम्हारा टॉपिक है जो कि तुम्हारा प्रॉपर्टी तो इसका समाप्त हो गया। जो 7 टॉपिक थे जिसको तुमने काफ़ी बेहतर वे में समझने की कोशिश किया होगा, किस प्रकार चार्ज वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब है तुमको एक इमल्सन है, इसका नाम से हम लोग पहले से भी परिचित हैं। इमल्सन तुमको 2 जो कि तुमको जो पार्शली या कंप्लीटली जो कि नॉन मिक्सेबल, 2 नॉन मिक्सेबल लिक्विड फॉर्म इमल्सन। इमल्सन तो जब ये नहीं मिल पाता है तो इसके लिए क्या होता है, तुमको एक इमल्सिफाइंग तुमको एजेंट की जरूरत पड़ती है। इस दोनों को मिक्स करने के लिए क्या होगा, तुमको तीसरा एक जरूरत पड़ेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, तीसरा एजेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इमल्सन। तो इमल्सन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। और 2 तरह के कोलाइड की हम लोग चर्चा करते हैं, ये तुमको वाइल इन वाटर, वाइल इन वाटर। तो वाटर इसमें क्या होगा, तुमको वाइल हो गया, तुमको इसमें डिस्पर्सन फेज में हो गया, ये वाइल क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज, ये डिस्पर्स्ड फेज में आ गया ये, और वाटर हो गया तुमको डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम में आ गया, ये वाइल इन वाटर।
दूसरा तुमको है, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें से वाइल इन वाटर, इसमें कौन आता है तुमको, जैसे मिल्क या वैनिशिंग क्रीम एग्जाम्पल में आ गया तुमको। इसमें मिल्क है तुमको, जो इसमें कि ज़्यादा मात्रा में वाटर है, वैनिशिंग क्रीम कहते हैं हम लोग, ये सब इसमें आता है तुमको। अब इसमें तुमको दूसरा जो तुम्हारा है वाटर इन वाइल, वाटर इन वाइल, तो वाटर क्या हो गया तुमको, डिस्पर्स्ड फेज, वाटर हो गया डिस्पर्स फेज, वाइल हो गया डिस्पर्सन मीडियम हो गया तुमको। और इसका जो एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें वाटर वाइल ज़्यादा मात्रा में, बटर कर सकते हैं, कुछ क्रीम है जिसमें कि वाइल ज़्यादा रहता है, ये सब तुम्हारा हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब जहाँ तक कि इसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज में आते हैं इसको बनाने में, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट हैं तुमको, इमल्सिफायर भी कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट को। इसमें तुमको प्रोटीन है, प्रोटीन तुमको आता है, गम आ सकता है इसका, ये सब तुम्हें क्या हो गया, इसमें इमल्सिफायर होते हैं जो कि इसको इमल्सन बनाने में क्या करता है। या तुमको सोप से है, तुमको सोप हो गया, तुम्हें सोप, डिटर्जेंट, ये सब इसके इमल्सिफायर हैं जो कि इसको वाटर में, इसको वाइल इन वाटर में काम करते हैं। इसमें होते हैं तुमको फैटी एसिड ऑफ, इसमें होता है इमल्सिफायर है तुमको, इमल्सिफायर होंगे इसमें, इमल्सिफायर होंगे तुमको फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ, फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल, हेवी मेटल, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल, या लैंप ब्लैक, ये सब तुमको इसके इमल्सिफायर होते हैं जो कि इसमें काम करेंगे। अब तुमको जहाँ तक कि रहा, इन सबों को तुमको जब तोड़ना हो, अगर जिसको सेपरेट करना है, इमल्सिफायर, इमल्सन को सेपरेट करके क्या बनाना है तुमको, जो लिक्विड कंपाउंड, तो डीइमल्सिफिकेशन करना हो, जिसको हम लोग कहते हैं डीइमल्सिफिकेशन, 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 जिसमें इमल्सिफायर को, जिसमें इसको तोड़ देना है, अगर हटाना है। तो जैसे कि घर में देखते हुए कि दूध वगैरह से कैसे क्रीम निकालते हैं हम लोग, क्रीम निकालते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसको सेंट्रीफ्यूजेशन कहते हैं। घुमाने से क्या होता है कि जो सेंट्रीपेटल फ्यूअल फोर्स के कारण दोनों सेपरेट आउट है, दोनों पर अलग अलग लगता है, जिसके कारण कि वो सेपरेट। ये तुम्हारा एक पहला तरीका हो गया सेंट्रीफ्यूजेशन, जो कि तुमको सेंट्रीफ्यूजेशन, जिसके द्वारा मशीन पे क्या करता है, तुमको जो देखते हो घी या क्रीम जो बनाता है अलग करके, इससे बनाया जाता है। दूसरा तुमको इसको बॉइल करके हटा सकते हो, जैसा देखते हो छाली वगैरह बनाता है तुमको, जो कि घर में दूध को गर्म करता है, जैसे कि तुम देखते हो बॉइल होकर अलग हो जाता है। तीसरा होता है जो फ्रीज करते हैं उसको, तो सबका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका हर का क्या है, कंपाउंड का अलग होता है, और इस प्रकार से दोनों लिक्विड कंपाउंड सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसको सेपरेट, जो कि इमल्सन को तोड़ने के लिए तुमको तीन तरीका हो गया, एक सेंट्रीफ्यूजेशन, बॉइलिंग, या तुमको फ्रीजिंग। और जहाँ तक की बात रहा इसका, तुमको इमल्सन का, तुमको वाइल इन वाटर और वाटर इन वाइल, दो तरह के इमल्सन है, और उसके इमल्सिफायर एजेंट मैंने उसको भी लिख दिया। अब है तुमको कोलाइड अराउंड अस, हम लोग के आसपास में कहाँ कहाँ कोलाइड मिलते हैं। तो कोलाइड अराउंड अस में जैसे तुमको है, हम लोग के आस इर्द गिर्द हम लोग को जो डस्ट पार्टिकल हैं जो एटमॉस्फेयर में, या तुमको जो कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, या तुमको जो न्यूज़पेपर आता है हमारे घर में, जो कुछ इंडस्ट्रियल के जैसे सीमेंट है, पेंट है, स्याही, इंक है, या तुमको जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं, जो खाने का सामान हो गया, जैसे कि तुम्हारा क्या कहते हैं हलवा है, आइसक्रीम हो गया, फ्रूट जूस, या तुमको हमारे इर्द गिर्द बहुत से तुमको कोलाइड के एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो कोलाइड अराउंड अस में हम लोग देखेंगे, कोलाइड अराउंड अस, हम लोग के आसपास में कौन कौन कोलाइड है। तो आकाश जो तुमको नीला दिखाई पड़ता है, जो ब्लू कलर का जो आकाश दिखाई पड़ता है, स्काई, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू ड्यू टू कोलाइड डस्ट पार्टिकल, कोलाइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर which scatter the blue light, which scatter the blue light। और ये ब्लू लाइट हम लोग के आंख में आता है, जिससे कि ये आकाश का कलर कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर का शो होता है। ये तुमको दूसरा कह सकते हो तुमको, जो कि एरोसोल पार्टिकल हैं, जो कि एयर में
जो कि तुमको एरोसोल पार्टिकल्स, एरोसोल मतलब कि तुमको कह सकते हैं एरोसोल मतलब कि वाइल इन एटमॉस्फेयर, वाइल कहते हैं सॉरी, मतलब वाटर इन एटमॉस्फेयर, ये भी तुमको जो कि रहते हैं, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है तुमको मिस्ट, फॉग और रेन। तो ये जो तुमको एरोसोल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, ये तुमको क्या होते हैं धीरे धीरे, जबकि ये रेन वगैरह में कैसे कन्वर्ट होते हैं, पहले एरोसोल जो कि वाटर के पार्टिकल रहते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं ये कोल्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो ये क्या होते हैं कोल्ड होते जाते हैं, और कोल्ड होकर के क्या बनते जाते हैं और हैवी होते जाता है, और धीरे धीरे क्या जाता है तुमको ये क्लाउड का रूप ले लेता है, ये क्लाउड का रूप ले लेगा, और क्लाउड का रूप ले लेगा तो इसके बाद धीरे धीरे जब उसके आकार बड़े होते जाते हैं, बड़ा हो जाएंगे, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है एक दूसरे से को मतलब कि सेटल कर जाता है, कोगुलेट हो जाएगा, और धीरे धीरे रेन के रूप में तब बाहर नीचे गिरने लगता है। और इसको अगर तुमको क्लाउड से अगर रेन कराना तो अपोजिट सोल को अगर उस पर कोई मतलब कि अगर उसको एरोप्लेन से क्या किया जाए, अगर उस पर जो है अपोजिट सोल से अगर तुमको उसका जो है उस पर डाला जाए तो वह कोगुलेट हो जाएगा और जल्दी वर्षा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्या कह सकते हैं कि हम लोग इस तरह से वर्षा करा सकते हैं। तो ये तुम्हारा ये सब भी कोलाइड के ही एग्जाम्पल हैं। तुमको जहाँ तक कि कुछ मेडिसिन है, मेडिसिन जो होते हैं तुम्हारे ये कोलाइड होते हैं, मेडिसिन जो है हमारे यहाँ अराउंड में है, कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। मेडिसिन में जैसे कि सिल्वर सोल है, सिल्वर सोल ये आई लोशन में काम आता है, आई लोशन। एंटीमनी सोल ये तुमको काला जार, तुमको गोल्ड सोल इंटरमस्कुलर इंजेक्शन में काम आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये तुमको स्टोमिक डिसऑर्डर। तो ये तुमको ये सब जो है ये भी कोलाइड के ही एग्जाम्पल हैं। तुम्हारा ब्लड जो है, तुम्हारा ब्लड तुमको एल्बुमिनाइड होता है, ब्लड तुमको एल्बुमिनाइड होता है, ये भी कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। ये ब्लड तुम्हारा है। ये तुम्हारा सॉइल में तुमको जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस which absorbs nutrition is an example of protective colloid, is an example of protective colloid। प्रोटेक्टिव कोलाइड ये तुमको जो वाटर जो कि सॉइल की को क्या रखता है, ह्यूमस जो है तुमको सॉइल में तुमको उसका जो है उर्वरापन, उसको फर्टिलिटी उसको बरकरार रखता है। और जैसे कि ये तुमको फर्क जो कि रहता, जो कि वाटर में जैसे ये तैर के आता है ह्यूमस, जो कि तुमको जो फ्लड वगैरह के साथ, और ये तुमको इसके सॉइल के फर्टिलिटी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है तुमको कह सकते हो जो तुमको सॉइल हो गया। इसके अलावा तुम कह सकते हो जो फूड आर्टिकल्स हैं, फूड आइटम्स, जैसे कि तुमको हो गया आइसक्रीम है, फ्रूट जूस, फ्रूट का जूस हो गया, हलवा है, मिल्क हो गया, बटर है, ये सब क्या है तुमको ETC, ये सब तुमको फूड आइटम्स में ये तुमको कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। डेल्टा एक फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा जैसे इसको लिख देते हैं, व्हेन रिवर वाटर फॉल इन सी, द सॉल्ट प्रेजेंट इन सी coagulate the water, coagulate the coagulate to form delta। जैसे कि हम लोग का जैसे क्या हुआ, इसका मतलब ये तुमको कोगुलेट करते हैं, जैसे कि तुमको सी वाटर है, यहाँ पर जो कि अगर यहाँ पर रिवर वाटर जा रहा है,
रिवर वाटर, इसमें क्या होगा तुमको, बहुत से मिट्टी वगैरह के कण हैं जो कोलाइड रूप में रहते हैं। और जब ये सी में जाएंगे, यहाँ पर सी है तो सी में क्या रहता है, NaCl है तो Na+Cl- है, तो ये जो भी पॉजिटिव या निगेटिव सोल होगा ये सी वाटर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये कोगुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण अभी हमने देखा था ये कोगुलेशन हो जाएगा, इसका कोगुलेशन, तो यहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे जहाँ पर सी वाटर मिलेगा तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। डेल्टा का मतलब सारा मिट्टी के कण वगैरह सब यहाँ डिपॉजिट कर देंगे और एक तरह से पूरा मिट्टी का एक पहाड़ टाइप का वहाँ पर जम जाएगा, एक मिट्टी का पहाड़ वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। जैसे कि तुमको एक हम लोग का जो रिवर गंगा है, गंगा रिवर जब जाती है तुमको बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल, तो ये जहाँ पर रिवर गंगा तुमको बे ऑफ बंगाल में गिरती है वहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा तुमने सुना होगा, वहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बना हुआ है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका। तो इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हारा, जो कि हमारा क्या कहते हैं क्लोथ है, या तुम्हारा हमारा क्या कहते हैं जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो भी कोलाइड से बनते हैं, तो ये सब तुम्हारे इसके यूज हो गए। और कुछ इंडस्ट्रियल ये हम लोग के आसपास हो जाए, कुछ इंडस्ट्री में भी इसके यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ कोलाइड, इंडस्ट्रियल यूजेज क्या हैं, किस किस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, इसको देख सकते हो। इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ कोलाइड, तो इंडस्ट्रियल यूजेज में जैसे किस किस इंडस्ट्री में काम करता है, जैसे कि स्मोक का जो तुम्हारा डस्ट पार्टिकल है उसको, स्मोक को अगर इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम लोग प्रिसिपिटेट करने में, यूजेज ऑफ कोलाइड, इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ कोलाइड। तो जब कोलाइड के इतने हम लोग के अराउंड में है तो उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, जैसे प्रिसिपिटेशन, इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड, इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, और जैसे कि जो धुआं में रहता है जो कि अनबर्न्ट पार्टिकल है, अनबर्न्ट पार्टिकल रहता है जो सॉलिड के रूप में रहता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोगुलेट करा सकते हैं इलेक्ट्रिक के हेल्प से, जिससे कि एटमॉस्फेयर में ये जब जाए तो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाती। स्मोक प्रिसिपिटेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, कैटालिटिक के रूप में ये तुमको रहता है और इसमें भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज कर सकते हैं हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफायर में हम लोग यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होगा, जो कोलाइड होते हैं, जो कोलाइड क्या होंगे तुम्हारा, जो कोलाइड होते हैं तुमको उसको जो है मिट्टी वगैरह का होता है, जो कोलाइड के रूप में होता है सॉइल वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक जो, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका तुमको डिपॉजिट करते हैं इसको, तो ये कोलाइड का तुमको इसको प्यूरिफाई करने में काम आता है। तीसरा कह सकते हो तुमको इसका जो तुमको, जैसे कि तुम्हारा है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फोटोग्राफी प्लेट में आता है, सोप एंड डिटर्जेंट कह सकते हो, सोप एंड डिटर्जेंट जो कि हम लोग पढ़े उसमें तुमने देखा कि किस प्रकार से यूज करते हैं, जो कि इमल्सन बनाते हैं हम लोग वाटर ऑयल का, और इस प्रकार से क्या करता है ये, इसमें भी ये इस इंडस्ट्री में भी ये काम करता है। कह सकते हो तुमको कुछ इंडस्ट्रियल जैसे तो वेस्टेज हैं, इंडस्ट्रियल जो है जैसे पेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारा इसका यूज है, सीमेंट इंडस्ट्री तुम्हारा, जैसे कि कह सकते हैं और भी तुम्हारा जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, और तुमको ये सब जो तुम्हारा जो कि चारकोल वगैरह तुम्हारा होता है, इन सबों में भी इंक में तुम्हारा यूज है। पेपर, प्रिंटिंग पेपर, ये सब में तुमको इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तुम्हारा जो है तुम्हारा ये कह सकते हैं जो कि लेदर है तुम्हारा, लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग ऑफ लेदर, जो कि ये तुम्हारा क्या हो गया तुमका, जो एनिमल्स जो होते हैं तुमको उसमें टैनिंग करने के लिए, टैनिंग उसमें किया जाता है जिससे कि अपोजिट सोल मिला के उसको कोगुलेट करते हैं। एनिमल स्किन इज कोगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टैनिन, जो कि इसको हार्ड बनाता है, और क्रोमियम सॉल्ट, और क्रोमियम सॉल्ट से इसको कर सकते हैं। तो लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। रबर तुम्हारा जो है, लेटेक्स जो तुम्हारा होता है वह भी तुमको क्या है, लेटेक्स हो गया तुमको ये 5-6 नंबर में लेटेक्स, ये कोलाइड है जो कि रबर इंडस्ट्री में, ये रबर इंडस्ट्री में है। तुमको फोटोग्राफी प्लेट तुम्हारा हो गया AgBr जो तुम्हारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इन सेल्यूलाइड शीट, इन सेल्यूलाइड
सीट, ये कोलाइड रेंज में है तुमको, ये कोलाइड होता है फोटोग्राफी में, ये फोटोग्राफी है तुमको, तो इन सबों में तुमको ब्रॉडली ये यूज में आते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका इंडस्ट्रियली अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में भी यूज होता ही है इसका, मेडिसिन इंडस्ट्री में भी बहुत यूज है इसका, मेडिसिन में है इसका। तो इस प्रकार से बहुत से जगह पर, जैसा मैंने अभी कहा, ये सब तुमको काफ़ी जगह पर यूज में आते हैं। जो हमारा ब्लड है वो सभी कोलाइड के रूप में ही होता है। तो ये तुम्हारा कोलाइड हमारे मतलब इंडस्ट्रियल यूजेज भी इसके काफ़ी हैं। और इस प्रकार से तुम्हारा क्या कहते हैं, ये जो सारे टॉपिक्स हैं तुम्हारा आज जो जितना था तुमको कोलाइड का रिलेटेड, ये सारे टॉपिक समाप्त हो गए अभी। जो एनसीईआरटी बुक में जितने टॉपिक दिए हुए थे, तुमको जो भी समस्याएं हैं तुम एनसीईआरटी बुक का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज इन सब को सॉल्व करोगे। और जो भी प्रॉब्लम आए तुम हमको राइटरल ऐप की मदद से, जो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी चीज़ के लिए, जो उसमें जेईई मेंस एडवांस या नीट इन सबों की तैयारी करना चाहते हो इंजीनियरिंग मेडिकल की, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो। बोर्ड के लिए तुमको उसमें डिटेल नोट्स चाहोगे तो उसमें मिल भी जाएंगे। और ऐसे मैंने तो लेक्चर में भी बहुत से पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, तुम बुक के हेल्प से उसको तैयार कभी कर सकते हो। और राइटरल ऐप पर नोट्स के लिए तुम जा करके उसमें तुम जो है तुमको नोट्स भी ले सकते हो। तो इसके लिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।